हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 7th के चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में क्लास 6 में पढ़ा था कि जितने भी जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे हैं, जैसे कि जो सिल्क होता है या फिर ऊल है यानी ऊन, वो हमें किससे प्राप्त होते हैं? जंतुओं से, एनिमल से ये प्राप्त होते हैं। तो एनिमल से प्राप्त होने वाले रेशों को कहा जाता है एनिमल फाइबर्स। और जो ऊन के रेशे हैं वो हमें किससे मिलते हैं? तो वो हमें भेड़ से यानी सिप से, याक से और इवन गोट से भी हमें ऊन के रेशे ऊल प्राप्त होते हैं। और जो हमें सिल्क मिलता है वो सिल्क किससे मिलता है? सिल्क वॉर्म से। तो आइए जानते हैं कि इसके क्या क्या प्रोसेस हैं, किस तरह ये ऊल और सिल्क हमें मिल पाते हैं। वूलन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स। वूलन क्लॉथ्स एनिमल फाइबर के बने होते हैं। ऊल कम्स फ्रॉम सीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। ऊल जो हमें यानी ऊन जो हमें प्राप्त होता है वो सीप, गोट, याक और अन्य दूसरे जानवरों से प्राप्त होता है। दीज ऊल यार्डिंग एनिमल्स वियर हेयर ऑन देयर बॉडी। ये जो जितने भी ऊल देने वाले यानी ऊन देने वाले जो जानवर होते हैं उनके बॉडी पे हेयर प्रेजेंट होता है और हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म। उनके बॉडी पे जो हेयर प्रेजेंट होता है वो उन्हें गर्म रखने में, उनके बॉडी को गर्म रखने में हेल्प करता है। इसी कारण वो क्या होते हैं, ठंडे इलाके में भी सर्वाइव कर पाते हैं। ऊल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स। और जो ऊल हमें प्राप्त होता है वही जो उनके बॉडी पे हेयर प्रेजेंट होते हैं वही हेयरी फाइबर्स को काट लिया जाता है जिससे हमें ऊल मिल जाता है। द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फ्रॉम obtaining special characters in their offspring is termed selective breeding। यानी वैसा प्रोसेस जिसके थ्रू पेरेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है। जो भी पेरेंट्स जैसे कि इसमें ब्रीडिंग करवाया जाता है जितने भी गोट में, सिप में, तो उसमें जो अच्छी नस्ल के पेरेंट्स होते हैं, जो अच्छी नस्ल की गोट होती है उसको, और फिर दूसरे अच्छी नस्ल का जो मेल गोट होता है और अच्छी नस्ल की जो फीमेल गोट होती है, उन दोनों में ब्रीडिंग कराया जाता है उनको सेलेक्ट करके। तो इस तरह इसके प्रोसेस को कहा जाता है सेलेक्टिंग ब्रीडिंग। और उसके बाद जो उसके ऑफ स्प्रिंग मिलते हैं, वो जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं उनमें स्पेशल क्वालिटी होती है। वो जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं यानी उनकी जो संतान होती है वो भी बहुत अच्छे उन्नत किस्म के ऊन देने वाले होते हैं। तो यही जो प्रोसेस कहलाता है वो कहलाता है सेलेक्टिव ब्रीडिंग। याक ऊल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। याक से जो हमें ऊल मिलता है वो सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं। कहाँ प्राप्त होते हैं? तिब्बत और लद्दाख में। मोहेर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट्स। मोहेर एक ऊन का ही नाम है। तो वो जो मोहेर ऊन होता है वो हमें मिलता है अंगोरा गोट्स से। विच इज़ फाउंड इन हिली रीजन्स सच एज जम्मू एंड कश्मीर। ये जो अंगोरा गोट्स होते हैं वो हिली रीजन्स में पाए जाते हैं यानी पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। और ये ज़्यादातर कहाँ होते हैं? जम्मू और कश्मीर में ही ये अंगोरा गोट्स हमें देखने को मिलते हैं। इस तरह हमारी बॉडी में दो टाइप्स के हेयर प्रेजेंट होते हैं। एक जो हमारी दाढ़ी के पास जो हमारे हेयर निकलते हैं, जो मूछें होती हैं, वो वाला हेयर। और दूसरा जो हमारे हाथों पे, हमारे पैरों में जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जिसे हम फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर के नाम से जानते हैं। तो उसी तरह सिप में और फिर जितने भी गोट्स होती है उसमें भी ये फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर ही निकलते हैं। इस फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर का ही यूज ऊल को बनाने में किया जाता है। इसका जो ऊल होता है, इससे जो ऊन प्राप्त होती है इस अंडर फर हेयर से, वो बहुत उन्नत किस्म की ऊन होती है और वो बहुत सॉफ्ट भी होती है। द अंडर फर ऑफ काश्मीरी गोट इज़ सॉफ्ट। इसमें जैसे बताया भी है कि जो काश्मीरी गोट होती है उसका जो अंडर फर होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। और इट इज़ वोवेन इनटू फाइन सॉल्स। और इसकी जो बुनाई की जाती है वो बहुत फाइन सॉल्स की बुनाई की जाती है। और इस सॉल्स को क्या कहा जाता है? पश्मीना सॉल्स। पश्मीना सॉल्स का नाम भी आपने सुना होगा कि ये कितना पतला होता है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो पश्मीना सॉल होता है उसे अगर आप अपनी जो अंगूठी होती है, रिंग, उसमें से अगर निकालेंगे तो वो आसानी से निकल जाता है। तो ये जो पश्मीना सॉल्स है वो हमें किससे प्राप्त होते हैं? काश्मीरी गोट से ही मिलती है। द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज ऑल्सो यूज्ड एज ऊल। यानी कैमल्स के बॉडी पे भी जो फर होते हैं, जो हेयर प्रेजेंट होते हैं, उसका भी यूज ऊल बनाने के लिए किया जाता है। लामा एंड
अल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो यील्ड ऊन। लामा और अल्पाका जो कि साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, इनसे भी ऊल प्राप्त किए जाते हैं। अब प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू ऊल्स। अब फाइबर से ऊल बनाने की क्या क्या प्रोसेस है, किस किस स्टेप से होकर हमें गुजरना पड़ता है, तब हमें फाइबर से ऊल प्राप्त होता है, उसके बारे में हम जानते हैं। स्टेप 1 है द फ्लेश ऑफ द sheep along with a thin layer of skin is removed from its body. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। यानी इसमें क्या होता है, जो सिप होते हैं, सिप के बालों को उसके स्किन की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है, और यह जो प्रोसेस कहलाता है उसे ही हम कहते हैं शेयरिंग, यानी ऊन की कताई। उसके बॉडी से ऊन को निकाल लिया जाता है, ऊन को काट लिया जाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि जब उनके बॉडी से इस ऊन की कताई होती है, ऊन काटा जाता है उसके हेयर्स को, तो क्या उसको दर्द नहीं होता है? तो जिस तरह हमारे बॉडी में हमारे जो बाल होते हैं उसको काटा जाता है, तो क्या हमें दर्द होता है? नहीं होता है ना। उसी तरह ये जो शिप होते हैं, गोट होते हैं, कैमल्स होते हैं, उसके बॉडी में भी ये जो हेयर होते हैं उसी टाइप के होते हैं, उनको भी काटने पे उन्हें उतना दर्द नहीं होता है। कि हम जानते हैं कि हमारे स्किन का जो सबसे ऊपरी लेयर होता है वो डेड सेल्स का बना होता है, और वो तो भेड़ यानी शिप, कैमल्स, गोट्स, उसके भी जो आउटर हेयर होते हैं, सबसे ऊपरी स्किन जो होते हैं वो उस पर क्या होता है, हेयर्स निकले होते हैं, तो वो भी क्या होता है, डेड सेल्स का बना होता है, इस कारण उसे काटने पे उन्हें दर्द नहीं हो पाता है। अब स्टेप 2 समझते हैं कि स्टेप 2 में क्या दिया है। द शेयर्ड स्किन विथ हेयर इज थ्रोली वाश्ड इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट। दिस इज कॉल्ड स्काउरिंग। नाउ अ डेज स्काउरिंग इज डन बाई मशीन्स। तो जब हम त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह धोया जाता है, जिससे उनकी अच्छी तरह सफाई हो सके, उनसे धूल और उन पे जो डर्ट जम गए हैं और उन पे जो डस्ट जमी है उसको निकाल दिया जाता है। और यही प्रोसेस क्या कहलाता है, इसी प्रोसेस को कहते हैं स्काउरिंग, जिसे कहा जाता है अभिमार्जन। और आजकल जो स्काउरिंग का जो काम हो रहा है वो मशीन्स के थ्रू भी इजीली किया जा रहा है। स्टेप 3 है कि आफ्टर स्काउरिंग सॉर्टिंग इज़ डन। स्काउरिंग के बाद क्या किया जाता है, सॉर्टिंग किया जाता है। और इसमें क्या होता है, द हेयरी स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर इज़ डिफरेंट टेक्सचर्स एंड सेपरेटेड और सॉर्टेड। इसमें क्या किया जाता है कि जब स्काउरिंग हो जाता है तो उसके बाद उसको ये करने के लिए, सॉर्टिंग करने के लिए, यानी उसकी छटाई करने के लिए, उसमें जो छोटे छोटे रोएदार बाल जो उसके होते हैं उसको हटाने के लिए उसे फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, जहाँ डिफरेंट टाइप्स के जो हेयर होते हैं उसको छाटा जाता है, उसे अलग किया जाता है। तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है, यही कहलाता है सॉर्टिंग। अब स्टेप 4 में क्या दिया है उसके बारे में हम जानते हैं कि द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्ड्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। These are the same burrs which sometimes appear on our sweaters. The fibers are scoured again and dried. This is the wool ready to be drawn into fibers. जो स्मॉल फ्लॉपी फाइबर्स होते हैं जिसे हम बर्ड्स कहते हैं, उसे पिक कर लिया जाता है, उस हेयर में से चुन लिया जाता है। और ये जो स्मॉल बर्ड्स होते हैं जो कभी कभी हमारे स्वेटर्स पे भी हमें देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे ब्लैक कलर के उभर के अपने आप हो जाते हैं, तो उसी टाइप्स के इस हेयर में भी ऐसे ही निकल जाता है। तो उसको छटाई करके अलग कर लिया जाता है और फिर उस फाइबर को फिर से स्कॉर्ड किया जाता है, उसे फिर ड्राई किया जाता है। और दिस इज़ द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर। यानी उसके बाद क्या होता है कि हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वही प्रोडक्ट ही धागों के रूप में काटे जाने के लिए उपयुक्त वूल होती है। स्टेप 5 है कि द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स एज द नेचुरल फ्लेश ऑफ शीप एंड गोट्स इज़ ब्लैक, ब्राउन और वाइट। जो फाइबर्स हमें प्राप्त होता है उस फाइबर को डिफरेंट कलर्स में डाई किया जाता है, उसे रंगा जाता है, क्योंकि जो नेचुरल फ्लेश होते हैं, नेचुरल जो भेड़ों से, बकरियों से प्राप्त होते हैं उसके जो हेयर, उसके कलर्स मेनली ब्लैक, ब्राउन या वाइट होते हैं, इसलिए जो फाइबर्स हमें मिलते हैं उसको कलर किया जाता है।
स्टेप 6 जो कि लास्ट स्टेप है, इसे हम रोलिंग या फिर रीलिंग भी कहते हैं। इसमें क्या दिया है कि द फाइबर्स आर स्ट्रेन्ड, फॉर्म्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। यानी जो अंतिम स्टेप होता है उसमें क्या होता है, रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेट कर उनसे धागा बनाया जाता है। तो इस तरह हमें ये यार्न यानी धागा प्राप्त हो जाता है। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पून एंड वोवेन इनटू वुलन क्लॉथ। जितने भी लॉन्ग फाइबर्स होते हैं उससे ऊल बनाए जाते हैं स्वेटर्स के लिए, और जो शॉर्ट फाइबर्स होते हैं उससे बुनाई करके वुलन क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ फाइबर इनटू ऊल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। इसे हम इस तरह भी, इस प्रोसेस के थ्रू जो हम देखा हमने ऊपर में डीपली कि किस तरह कौन सा स्टेप होता है, किस तरह कौन सा स्टेप है, उसे हम शॉर्ट में इस तरह भी रिप्रेजेंट करके लिख सकते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है शेयरिंग, सेकेंड स्काउरिंग, थर्ड सॉर्टिंग, फोर्थ क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, फिफ्थ है डाइंग एंड सिक्स्थ स्टेप इज रोलिंग। अब जानते हैं कि सॉर्टर्स जॉब इज रिस्की एज समटाइम्स दे गेट इन्फेक्टेड बाई अ बैक्टीरियम एंथ्रेक्स विच इज कॉजेज अ फैटल ब्लड डिजीज़ कॉल्ड सॉर्टर्स डिजीज़। यानी ये जो सॉर्टर का जॉब होता है यानी छटाई करने के जो काम करते हैं, ये हमारे इंडिया में तो बहुत ज़्यादा लोगों को इससे जॉब मिलता है, लेकिन ये जो छटाई करने का जो काम करते हैं वो बहुत रिस्की भी होता है। उससे लोगों को इन्फेक्शन भी हो जाते हैं, उनके बॉडी में बैक्टीरिया एंटर कर जाते हैं। उस बैक्टीरिया का नाम होता है एंथ्रेक्स, जिसके कारण लोगों में फैटल ब्लड डिजीज़ हो जाता है। इस डिजीज़ को सॉर्टर डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। द रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। यानी सिल्क वर्म का जो पाला जाता है सिल्क प्राप्त करने के लिए, तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है, सेरीकल्चर कहलाती है। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। हम जानते हैं सिल्क मोथ यानी रेशम कीट की लाइफ हिस्ट्री के बारे में। द फीमेल सिल्क मोथ लेज एग फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क बॉम। जो फीमेल सिल्क मोथ होती है, फीमेल रेशम कीट, वही अंडे देती है और उसके बाद जो हैच करता है और फिर लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम कैटरपिलर या फिर सिल्क बॉम्स भी कहते हैं। दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा। और धीरे धीरे कैटरपिलर या फिर जिसे हम सिल्क बॉम कहते हैं वो अपने साइज को ग्रो करता है, और जब ये कैटरपिलर रेडी होता है दूसरे नेक्स्ट स्टेज में एंटर करने के लिए, अपने लाइफ हिस्ट्री के नेक्स्ट स्टेज में एंटर करने के लिए, तो इस स्टेज को कहा जाता है प्यूपा। इट फर्स्ट वेव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ। सबसे पहले वह एक नेट को बुनता है अपने आप को होल्ड करने के लिए। देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ 8। उसके बाद ये अपने हेड को स्विंग करते हुए इधर से इधर करते हुए 8 शेप में, उस फिगर के 8 शेप में अपने हेड को स्विंग करता है। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट्स ऑफ हेड द कैटरपिलर सेक्रेट्स फाइबर मेड ऑफ अ सिल्क। और ये जो मूवमेंट होता है हेड का 8 शेप में अपने हेड को इधर उधर घुमाने की जो मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट के पीरियड में ये जो कैटरपिलर है वो फाइबर सेक्रेट करता है। इसे आप पिक्चर के थ्रू भी इजीली समझ सकते हो। देखिए जैसे दिया है इसमें मेल और फीमेल, मेल की सिल्क मोथ और फीमेल सिल्क मोथ है। जैसा कि हमने जाना कि फीमेल सिल्क मोथ एग ले करती है और उस एग को वो कहाँ देती है, मलबरी लिप्स पे ही देती है। उसके बाद एग से जो एग हैच करता है तो उससे सिल्क बॉम निकलते हैं। सिल्क बॉम को हम कैटरपिलर के नाम से भी जानते हैं। फिर वो जो सिल्क बॉम है वो अपने हेड को 8 शेप में इस इधर उधर स्विंग करता है और अपने ऊपर एक पतली सी नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम कोकून कहते हैं, और उसी का इसका आगे का विकास कोकून के अंदर ही होता है। रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। इस तरह हमने जाना कि किस तरह रेशम का लाइफ पीरियड पूरा होता है। सबसे पहले सिल्क मोथ यानी रेशम कीट अंडे देती है। वो जो अंडे देती है वो मलबरी लिप्स पे ही देती है, इधर उधर और किसी पेड़ पौधे या किसी लिप्स पे वो अंडे नहीं देती है। वो अंडे फिर धीरे धीरे डेवलप करते हैं, उसमें से लार्वा निकलता है और उसी लार्वा को हम सिल्क बॉम या कैटरपिलर कहते हैं। फिर वो लार्वा जो है वो मलबरी लिप्स पे रहती है, उस पत्ते को बहुत खाती है और खाते खाते बहुत मोटी भी हो जाती है यह सिल्क बॉम। फिर उसके बाद ये सिल्क बॉम
कोकून का फॉर्मेशन करती है, अपने आप को उसमें लपेट लेती है। उसी कोकून से हमें सिल्क प्राप्त होता है और उस कोकून के अंदर ही प्यूपा विकसित होते रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि सिल्क की खोज सबसे पहले चाइना में की गई थी, उसके बाद ही किसी अन्य देशों को सिल्क के बारे में जानकारी मिली थी। कोकून से रेशे निकालने के बाद उससे धागे बनाने की प्रक्रिया को ही हम रेशम की रीलिंग या इसे रेशम की रोलिंग, सिल्क रोलिंग के नाम से भी जाना जाता है। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारी जानकारी मिली होगी।